What's up guys, welcome back to Grand Acad to this new video on literature MCQs. These MCQs are from the chapter The Third Level. तो चलिए शुरू करते हैं extract based MCQs से. हमारा पहला क्वेश्चन है A. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square. And maybe another to Central Park. And maybe, because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. The above extract is not an example of. यहाँ पे हमें कई सारे options दिए हुए हैं. Option A says allegory, Option B says analogy, Option C says imagery, and Option D says metaphor. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल को एक ट्री की तरह पोर्ट्रे किया गया है. इसका मतलब ये एक एनालॉजी भी हो सकती है, ये एक मेटाफोर भी हो सकता है और ये एक इमेजरी भी हो सकती है. लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे ये मैच नहीं कर रहा है, वो है एलेगरी. एलेगरी एक इमेज होती है जिसे एक स्पेसिफिक सेंटिमेंट इंसाइट करने के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि जर्मेनिया फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2. लेकिन यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल को ट्री की तरह दिखा के कोई एलेगरी इंसाइट नहीं की गई है, जिस कारण से सही आंसर है ए, एलेगरी. Second question says, Charlie decided not to tell his psychiatrist friend about the idea. Choose the option that reflects the reaction Charlie anticipated from his friend. Option A, that is such a lovely comparison. Why don't you become a writer, Charlie? Option B says, oh Charlie, it's so sad to see your desperation to run away. So very sad. Option C says, maybe that's how you entered the third level. Who would have thought? या फिर option D, which says, you need help, my raving friend. You are way too invested in this crazy thought. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2. Oh Charlie, it's so sad to see your desperation to run away. So very sad. क्योंकि चार्ली के साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ने पहले ही कहा था कि चार्ली ये सब चीज़ें अपने दिमाग में ही बना रहा है एक एस्केप की तरह, जिस कारण से इट इज़ वेरी प्लॉजिबल कि ऑप्शन बी, जहाँ पे साइकाइट्रिस्ट रिएक्ट करता ये कह के कि तुम भागना चाहते हो हर चीज़ से, ये कितनी दुखद बात है. ऑप्शन बी मैचेस द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ साइकाइट्रिस्ट, विच इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन में हमें एक इमेज दी हुई है. We have to look at the given image that lists some of the ways in which the symbolism of a tree is employed. Which of the following would represent an example as used by Charlie in the above extract? So now let's take a look at the image. It says, be like a tree, stay grounded, connect with your roots, go out on a limb, bend before you break, turn over a new leaf, enjoy the view and keep growing. यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस में से देख के बताना है कि कौन सा टेक्स्ट चार्ली के दिए हुए एग्जाम्पल से मैच करता है. ऑप्शन ए, स्टे ग्राउंडेड एज द ट्रेन स्टेशन इज अंडरग्राउंड. ऑप्शन बी, कनेक्ट विथ योर रूट्स एज ही डिजायर्स टू गो बैक टू हिज पास्ट. ऑप्शन सी, एंजॉय द व्यू एज द स्टेशन लीड्स टू ऑल टूरिस्ट साइट्स ऑफ द सिटी. या फिर डी, कीप ग्रोइंग एज द स्टेशन कीप्स रेनोवेटिंग एंड एक्सपैंडिंग. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ली ने सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात की थी और सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे फोकस भी किया था कि किस तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण से ऑप्शन डी, कीप ग्रोइंग एज द स्टेशन कीप्स रेनोवेटिंग एंड एक्सपैंडिंग, इज द करेक्ट ऑप्शन. इस एक्सट्रैक्ट का आखिरी क्वेश्चन है, द इडियम फीलिंग इट्स वे इम्प्लाइज डैश मूवमेंट. ऑप्शन ए, स्विफ्ट. ऑप्शन बी, टेंटेटिव. ऑप्शन सी, सर्कुलर. या फिर ऑप्शन डी, डिसऑर्गेनाइज्ड. यहाँ पे हमें बताना है कि जब ईडियम फीलिंग इट्स वे यूज़ किया गया, उससे क्या इंडिकेशन निकलता है, किस तरह का मूवमेंट हमें पता चलता है. अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट की सेकेंड लाइन्स के एंड में पढ़ना शुरू करें, वहाँ पे लिखा हुआ है, नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ. जिसका मतलब है कि ग्रैंड सेंट्रल जिस तरह से बढ़ रहा है वो लगातार शहर के नीचे अपना रास्ता देखते हुए चल रहा है, जिस कारण से ग्रैंड सेंट्रल का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा टेंटेटिव है. टेंटेटिव यानी कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन, पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है या फिर फाइनल या फिक्सेटेड नहीं है.
वो लगातार अपना रास्ता देखता जाता है, अपना रास्ता महसूस करता जाता है और बढ़ता जाता है. जिस कारण से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Let's move forward towards the next question. The extract reads, have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns. The men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans. With the fireflies all around in a peaceful world, to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. Who does you refer to? Option A, Charlie's psychiatrist Sam Wiener. Option B, Charlie's wife, Louisa. Option C, the reader. या फिर option D, nobody in particular is just a figure of speech. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द रीडर. इस एक्सट्रैक्ट में चार्ली किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, किसी भी एक कैरेक्टर से बात नहीं कर रहा है, ना ही वो इन जनरल लोगों के बारे में बात कर रहा है. यहाँ पे स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट में हम लोग ये देख सकते हैं कि हैव यू एवर बिन देयर इज इंडिकेटेड टूवर्ड्स द रीडर्स, दैट इज अस, विच इज वाई ऑप्शन सी, द रीडर, इज द करेक्ट आंसर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Choose the option that best describes the society represented in the above extract. Option A, content and peace-loving. Option B, leisurely and sentimental. Option C, orthodox and upper class. या फिर option D, uncomfortable और ancient. हम लोग एक्सट्रैक्ट पढ़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी घरों की बात की गई है वो काफ़ी बड़े हैं, ओल्ड फ्रेम हाउसेस जिनमें बड़े बड़े गार्डन्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज़ हैं जिनकी बहुत ही ऊंची ब्रांचेस हैं, जिस कारण से हम लोग ये तो जान ही सकते हैं कि ये सिंपली अपर क्लास चीज़ें हैं. जब हम लोग बिहेवियर्स के बारे में बात करें तो 1894 की समर की बात चल रही है, जहाँ पे लोग लॉन्स में बैठे हुए हैं, लोग सिगार्स स्मोक कर रहे हैं और शांति से बात कर रहे हैं, और विमेन महिलाएं पाम लीव्स का यूज़ कर रही हैं, जिस कारण से हम लोग ये देख सकते हैं कि इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ज़माने की तरह है. जिस कारण से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 रीड्स, imagine that the city of Galesburg is hosting a series of conferences and workshops. In which of the following conferences or workshops are you least likely to find the description of Galesburg given in the above extract? ऊपर के एक्सट्रैक्ट में हमें गेल्सबर्ग की एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसमें वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की हुई है, दोनों वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बात की हुई है, जिस कारण से हम ये जानते हैं कि यहाँ पे पीस नहीं होगी. तो आइए हम लोग देखते हैं अपने ऑप्शंस को. ऑप्शन ए सेज गॉर्जियस गेल्सबर्ग, आर्काइविंग अ टूरिस्ट पैराडाइज. या फिर ऑप्शन बी, वेलकम टू होम यू डिजर्व, गेल्सबर्ग रियल्टर्स. या फिर ऑप्शन सी, री इमेजिनिंग अ वॉरलेस फ्यूचर, टेक्नोलॉजी फॉर पीस. या फिर ऑप्शन डी, द वुमेन क्वेश्चन, द वर्ल्ड ऑफ वुमेन एट होम. यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, री इमेजिनिंग अ वॉरलेस फ्यूचर, टेक्नोलॉजी फॉर पीस. क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की हुई है, इस कारण से वॉरलेस फ्यूचर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है उस स्पेसिफिक वर्कशॉप में, जिस कारण से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Let's move on to the last question, right? Tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets is not an example of A. First, imagery, second, metaphor, third, alliteration, or fourth, anachronism. यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन. ऑप्शन A says option first and seconds are not examples of this. Option B says option first and third इससे मैच नहीं करते हैं. या फिर ऑप्शन C says option second and third do not match. या फिर ऑप्शन D which says option second and option fourth are not examples. या फिर ऑप्शन D which says option second and option fourth don't match. यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन D, ऑप्शन सेकेंड मेटाफोर और ऑप्शन फोर्थ एनाक्रोनिज्म, दोनों मैच नहीं कर रही हैं. यहाँ पे हमें इमेजरी भी मिल रही है जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज जिनकी ब्रांचेस ऊपर छत की तरह बन जाती हैं, जो कि इमेजरी है, और यहाँ पे एलिटरेशन भी है जहाँ पे ट्रेमेंडस ट्रीज जो पहले 2 वर्ड्स हैं उनकी शुरुआत TR से होती. With that done, let's move on to standalone MCQ. Question 1 says, how would you describe Charlie's vision of his grandfather's life and time? A. Wistful escapism. B. Idealized sentimentality.
सी नॉस्टैल्जिक सिंप्लिसिटी या फिर डी ड्रीमी परफेक्शन। यहाँ पे सही आंसर है बी आइडियलाइज्ड सेंटिमेंटालिटी। ऑप्शन बी में दो वर्ड्स हैं, आइडियलाइज्ड और सेंटिमेंटालिटी। आइडियलाइज्ड का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ या समय या फिर किसी भी एक एंटिटी को जिस तरह की वो है उससे ज़्यादा बेहतर मानना, और सेंटिमेंटालिटी का मतलब होता है इमोशनली अटैच हो जाना। क्योंकि ये चार्ली के ग्रैंडफादर के समय है, उस समय जब वो छोटे थे तो उन्हें सिर्फ अच्छी चीज़ें याद है जिस कारण से हैप्पी इमोशंस आर अटैच्ड, एंड आइडियलाइज्ड क्योंकि उन हैप्पी इमोशंस के कारण वो उस समय को रियलिटी से ज़्यादा बेहतर मानते हैं। इस कारण से ये चार्ली का विजन एक आइडियलाइज्ड सेंटिमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 says the third level refers to the third level at the Grand Central Station. As a metaphor, which of the following would not be an appropriate explanation of the title? Option A, the convergence of reality and fantasy. Option B, the bridge between the past and the present. Option C, the oppressive monotony of modern life. या फिर option D, the need for an alternate plane of understanding. The correct answer is option C. Although पूरे चैप्टर में कई बार ये दिखाया गया है कि किस तरह से आम साधारण मोनोटोनस ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव या फिर परेशान करने वाली और दबाने वाली हो सकती है, ये कहीं भी उसके टाइटल में रिफ्लेक्ट नहीं होता। द थर्ड लेवल इज़ अ कम्प्लीटली मेटाफिजिकल कंसेप्ट। इट इज़ एज फैंटास्टिकल एज इट कैन बी। ये पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात करता है। थर्ड लेवल ऑप्रेसिव मोनोटोनी से बाहर निकलने की बात करता है, जिस कारण से ऑप्शन सी ऑप्रेसिव मोनोटोनी ऑफ मॉडर्न लाइफ एक अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू डिस्क्राइब चार्ली? ऑप्शन ए कंफ्यूज्ड हैप्पी गो लकी, ऑप्शन बी एस्केपिस्ट एंड एडवेंचरस, ऑप्शन सी इमेजिनेटिव एंड नॉस्टैल्जिक, या फिर ऑप्शन डी फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं जो चार्ली के डिस्क्रिप्शन से मैच करें, लेकिन यहाँ पे हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जो सबसे ज़्यादा क्लोज है चार्ली के। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही चार्ली के कैरेक्टर को मैच करते हैं, एस्केपिस्ट और एडवेंचरस भी और इमेजिनेटिव और नॉस्टैल्जिक भी। लेकिन थ्रू आउट द स्टोरी हम लोग चार्ली की इमेजिनेटिव और नॉस्टैल्जिक एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी ज़्यादा बात होती है, जिस कारण से ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा क्लोज है चार्ली के डिस्क्रिप्शन से, विच इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टोरी? ऑप्शन ए, रियलिटी इज इंडीड स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ऑप्शन बी, with all its worries, modern life is not worth living. या फिर ऑप्शन सी, the past is undoubtedly better than the present. या फिर ऑप्शन डी, imagination might be the only great escape. यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि थ्रू आउट द स्टोरी चार्ली को कोई एक्चुअल एस्केप नहीं मिल पाया था। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन में ही है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं। यहाँ पे हमें कभी भी ये नहीं दिखाया जाता है कि रियलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है, या फिर ये भी कहीं नहीं कहा गया है कि मॉडर्न लाइफ जीने लायक नहीं है, ना ही ये कहा गया है कि पास्ट हमेशा ही प्रेजेंट से बेहतर रहेगा। हमें इनकी कुछ कुछ इंस्टेंसेस दिखाई गई हैं, कई कई जगह पे ये हो सकता है पॉसिबल, लेकिन ये हर जगह सही नहीं रहता है, ये ओवरऑल ट्रुथ नहीं है, ना ही स्टोरी का कंक्लूजन। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इमेजिनेशन माइट बी दी ओनली ग्रेट एस्केप। हो सकता है इमेजिनेशन ही सबसे बड़ा एस्केप हो, जिस कारण से ऑप्शन डी is the correct answer. And with that, we reach the end of the video. I thank you very much for your attention. You'll do great in your exams. Grand Acad को Instagram, Facebook और Telegram पे फॉलो करना मत भूलिएगा. With that, I'll take your leave and keep winning your champions.